Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, Assistant Professor in Center for Advanced Studies, which is in Campus Institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. So today we are going to discuss composite beams. So it is very important topic of strength of material. अभी तक हम लोगों ने जो है सिंपल बैंडिंग, सिंपल बीम्स पढ़े हैं. अब हम लोग आज जो है कंपोजिट बीम्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे. So it would be the outline of my presentation, today's presentation, introduction, composite beams होते क्या हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. उसके बाद beams of uniform strength किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, uniform strength का मतलब क्या है यहाँ पे. Then we will discuss composite beams and then we will take numerical problems. So what do you mean by beams of uniform strength? So generally the bending moment varies across the length बट क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम. अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है, अगर हम एक ड्रॉ करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी बीम का, तो हमें क्या मिलता है. लेट्स से कि हम एक बीम लेते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम. अगर इसके मिड पॉइंट पे एक ये लोड काम कर रहा है W, ये रिएक्शन है R1, दिस रिएक्शन इज R2. सो R1 की वैल्यू हो जाएगी W/2, क्योंकि मिड पॉइंट पे काम कर रहा है तो दोनों रिएक्शंस हमारी बराबर होंगी. अगर हम इनका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं तो विच काइंड ऑफ बेंडिंग मोमेंट वी विल हैव. तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा हमको वो मिलेगा इस तरीके का, और ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे दैट वुड बी WL/4. तो अभी यहाँ पे हम अगर देखें तो इस बीम के अंदर A से B तक जाने में क्या मिल रहा है हमको, तो बेंडिंग मोमेंट जो है इट इज़ वेरिंग. तो वही वो बात कर रहा है, जनरली द बेंडिंग मोमेंट वेरीज अक्रॉस द लेंथ बट क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम. तो अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, ये जो बीम है अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जनरली हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि या तो इस बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर होगा या फिर आई सेक्शन होगा. बट जो भी होगा, जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, वो जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम रहेगा. तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो मिल रहा है हमको मिड पॉइंट पे दैट इज़ M max. इसका मतलब अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें M/I इज इक्वल टू σ/y, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे मैक्सिमम होगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी वहाँ पे मैक्सिमम होगी. तो इसका मतलब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 है और यहाँ से 0 से बढ़ना शुरू हुई यहाँ तक. तो हम अननेसेसरीली व्हाट वी आर डूइंग, अगर हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बीम ले रहे हैं तो यहाँ पे तो समझ में आता है कि वो बीम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बियर कर रहा है, लेकिन जो सेक्शन ये वाला है उसको तो उतने क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. अगर हम उससे कम क्रॉस सेक्शन का भी बीम बनाएं वहाँ पे, देन दैट बीम वुड बी कैपेबल एनफ टू सस्टेन दैट स्ट्रेस. तो इसका मतलब हम अभी तक रेगुलर प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रख रहे हैं. तो अगर हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ना रखें और हम अगर इस पैटर्न पे चलें कि जो हमारे एक्सट्रीम फाइबर्स हैं ये वाले न्यूट्रल एक्सिस है, लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस इज दिस, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो ये वाले जो एक्सट्रीम फाइबर्स हैं, तो एक्सट्रीम फाइबर्स पे हम बेंडिंग स्ट्रेस बराबर रखें थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम. मतलब कि यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है इस वाले फाइबर पे, वही स्ट्रेस यहाँ पे भी रहे इस वाले फाइबर पे, और वही स्ट्रेस यहाँ पे रहे. तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन कर लें. तो हमारा जो बीम रहेगा दैट बीम वुड बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं होगा वो बीम, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम होगा. तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि सपोज़ करिए कि अगर हम इस बीम को अगर हम बनाते हैं यहाँ तक पूरा, तो वो इतना मटेरियल लेगा. सो दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ. तो अगर हम इसको वेरी करें, मतलब हम क्रॉस सेक्शनल वेरी करें अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेस रिक्वायरमेंट, और हम उसको इस तरीके से वेरी करें कि वो जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, और जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस कम है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमने कम कर दिया. तो वो एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन का बीम मिलेगा, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म रहेगी फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड. सो दीज बीम्स आर नोन एज द बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. सो अब इसका मतलब वी हैव टू वेरी दी क्रॉस सेक्शन. तो क्रॉस सेक्शन वेरी करने के ये तरीके हो सकते हैं कि अगर वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सो व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन वेरी द क्रॉस सेक्शन. आइदर वी कैन वेरी द विड्थ
एंड वी कैन कीप द डेप्थ कांस्टेंट। तो दो डायमेंशंस होते हैं, वी नो, जैसे ये दीज आर दी टू डायमेंशंस। या तो हम इसको वेरी करें, इसको कांस्टेंट रखें, तो क्रॉस सेक्शन घटेगा, कहीं पे छोटा होगा फिर बढ़ेगा, फिर बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हमको सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन चाहिए, उसके बाद फिर हम घटाते चले जाएं क्रॉस सेक्शन। तो आइदर वी कैन वेरी विड्थ कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट और वी कैन वेरी द डेप्थ कीपिंग विड्थ कांस्टेंट, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, we can vary both in a particular ratio, so that would be little bit complicated, but हम ये भी कर सकते हैं। और अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसमें एक ही डायमेंशन को रिड्यूस करना है या बढ़ाना है, दैट इज़ द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो अगर हम यहाँ पे लेट से इस बीम को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन कम है और यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो बीम है वो वेरिंग क्रॉस सेक्शन का हो जाता है। तो हो सकता है कि इसका अब कितना डायमीटर यहाँ पे रखना है, किस रेट से वेरी करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन पैरामीटर्स, क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये बीम ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा क्योंकि हम मटेरियल सेव करेंगे और हमारा जो पर्पज़ है वो पर्पज़ पूरा का पूरा फुलफिल होगा। सो इट मीन्स दीज बीम्स आर नोन एज बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब इसी में कंपोजिट बीम्स आते हैं। तो कंपोजिट बीम्स मीन्स कि अगर जो बीम्स दो चीज़ों को मिला के बने, कंपोजिशन मीन्स कि दो चीज़ों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, सो दीज बीम्स आर नोन एज द कंपोजिट बीम्स। तो इन बीम्स को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, तो फ्लिस्ड बीम्स भी इनको बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इस बीम को देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो ये एक वुडन लॉग है ये वाला, अब वुडन जो है वो, और ये स्टील है, तो वुड एज कंपेयर टू स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वुड की कम होती है, स्टील की बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 20 गुने का अंतर होता है। तो अगर हम स्टील का ही बीम बनाएं सो दैट वुड बी कॉस्टली। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉम्पनसेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम बाई एडिंग सम प्लेट्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स और with the materials having a high strength to that low strength material, so we can increase the strength of the beam। एक कंपोजिट बीम बना सकते हैं। तो जैसे हमने एक ये वुडन लॉग है, एक ये बीम है ओरिजिनल, अब या तो हम इस बीम को बहुत ज़्यादा थिकनेस रखें इसकी, तब वो उसके बराबर होगा। तो अगर कहीं हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है और इकोनॉमिकल लिमिटेशंस भी हैं, देन वी कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ बीम्स। तो अब इसमें हमने इसको फ्लिच किया, सैंडविच किया है, तो एक स्टील की प्लेट है और ये वाली प्लेट्स हैं। इसका अगर साइड व्यू अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये वुड का पोर्शन है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे टी थिकनेस की दोनों तरफ एक स्टील प्लेट लगा दी है और जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, बाकी क्रॉस सेक्शन सेम है। सो ये दीज बीम्स आर नोन एज द फ्लिस्ड बीम। सो इफ बीम मेड अप ऑफ वुडन लॉग या किसी और मटेरियल का भी हो सकता है, और अगर उससे हाई मटेरियल, जैसे यहाँ पे तो हम स्टील ले रहे हैं, वुड और स्टील का ही जनरली कॉम्बिनेशन चलता है, तो वुड और स्टील को अगर हम लें और इट ऑल द प्लेट्स और अलोंग इट्स लेंथ फॉर स्ट्रेंथनिंग द बीम, देन दिस बीम इज नोन एज द फ्लिस्ड बीम। इसको हम फ्लिस्ड बीम बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे नोटिस करने वाले, एक तो ये है कि सच टाइप ऑफ बीम मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स बिहेव लाइक ए सिंगल बीम। एक तो ये चाहे तो एजम्पशन मान लीजिए या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो भले ही दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बन रहा है, लेकिन फास्टनिंग हो रही है, उनके रिविटिंग हो रही है, या जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उनको, या पेस्ट कर रहे हैं, वट एवर मेथड वी आर यूजिंग टू जॉइन दीज टू डिफरेंट मटीरियल्स, बट these two materials when coming to a single beam, so they are behaving like a single beam, वो एक बीम की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा, the radius of curvature and strain for both the materials will remain same, this is very important। अगर ये सेम नहीं होगा तो they will not behave like a single beam। अब अगर ये है, अगर ये बीम है, लेट्स से कि एक ये बीम है और इसके ऊपर हमने एक प्लेट लगा दी है किसी मटेरियल की और एक नीचे इसके प्लेट लगा दी है स्टील की या जो भी कोई मटेरियल लगाया है, तो अगर इसको हम बेंड करेंगे सो इट विल बेंड लाइक दिस। तो ये वाली प्लेट भी इधर बेंड करेगी और ये वाली प्लेट भी साथ में। तो जो स्ट्रेन होगी, मीन्स स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है, और जो स्ट्रेस अलग होगी लेकिन स्ट्रेन बराबर होगी। अगर इसमें इलोंगेशन हो रहा है तो उतना ही इलोंगेशन जो इनकी दोनों की यहाँ पे जो कॉमन लेयर है उस कॉमन लेयर पे स्ट्रेन बराबर होगी, चेंज इन लेंथ बराबर होगी। जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर 0 होगी स्ट्रेन, वी नो। सो ये एक सिंगल मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इनका वो सेम होगा। लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर है
तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी है, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मटेरियल पे सेम होगी, अगर उस दोनों डिफरेंट मटेरियल भी हैं तो भी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रीइंफोर्सिंग मटेरियल। जैसे रीइंफोर्सिंग मतलब यहाँ पे हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज्ड शुड हैव हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देन द मटेरियल ऑफ द बीम। तो अगर हम उससे लोअर का करेंगे रीइंफोर्सिंग मटेरियल तो हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, बीम की स्ट्रेंथ घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब जो हमें रीइंफोर्सिंग करनी है, जो बेटर मटेरियल यूज़ करना है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देनी है फ्लिज्ड बीम के अंदर। अब अगर हम कंपोजिट बीम की बात करते हैं, फ्लिज्ड बीम की बात करते हैं, सो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए फ्लिज्ड बीम एज शोन इन फिगर। ये एक हमने देखा, तो यहाँ पे जो इसकी जो विड्थ है, लेट्स से वुडन ब्लॉक की जो विड्थ है वो b है, और जो इस पर प्लेट लगी हुई हैं वो ऑलरेडी ये हम लोगों ने दिखा रखी हैं, ये t है, थिकनेस t है, लेकिन जो हाइट है इसकी दैट इज़ d। तो जो डेप्थ है, जो क्रॉस सेक्शन की डेप्थ है, वो सभी के लिए कॉमन है। तो अगर हम लेट सिग्मा w एंड सिग्मा s मीन दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस और स्ट्रेसेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इन वुड एंड स्टील रेस्पेक्टिवली। सो लेट से कि हम यहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस से कोई एक फाइबर लें जो कि यहाँ से y दूरी पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टील के अंदर जो होगा वो सिग्मा s है, और जो वुड के अंदर है वो सिग्मा वुड w है। तो दीज आर दी स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड। तो लेकिन अभी जो हम लोगों ने पहली स्लाइड पे देखा कि स्ट्रेन बराबर होनी चाहिए, तो अगर स्ट्रेन बराबर होगी तो स्ट्रेन, ये फॉर्मूला पता है हम लोगों को, सिग्मा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो सिग्मा s अपॉन ई एस दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा w अपॉन ई डब्ल्यू। तो यहाँ से रिलेशन आ जाता है, ये दोनों के लिए कॉमन है। सो वही रिलेशन ये है कि सिग्मा w अपॉन ई डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन ई एस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा s अपॉन सिग्मा w। तो दोनों का अगर हम रेशियो लें, सिग्मा s अपॉन सिग्मा w, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, ई डब्ल्यू अपॉन सॉरी ई एस अपॉन ई डब्ल्यू। तो यही जो ई डब्ल्यू अपॉन ई एस है, मतलब हायर का, हमेशा हायर का ऊपर लेते हैं, हायर इलास्टिसिटी जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल है, सो हायर अपॉन लोअर ही रहता है ये हमेशा। तो ये एक नंबर मिलेगा आपको। सो दिस नंबर इज नोन एज द मॉड्यूलर। सो दिस इज नोन एज द मॉड्यूलर रेशियो। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे स्टील और वुड की बात करें तो अगर ये 10 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टील जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू वुड। तो वहाँ से हमको ये पता लगेगा कि हम इसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे इसको। लेट एम डब्ल्यू एंड एम एस, सो दीज आर दी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज। जो हम लोगों को इक्वेशन है, फ्लेक्सुरल फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ी है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो दिस इज द फ्लेक्सुरल फार्मूला। तो यहाँ से हम अभी सिग्मा एम अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई पे बात कर रहे हैं। So this m is what? This is the moment of resistance so offered by the beam at different sections. So let mw for wood and ms for the steel. So इसको क्या लिख सकते हैं, z is what? This z is I upon y. So this I upon y means यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको. So this equation can become m upon I by y is equal to sigma. So this I by y is what? This is z, section modulus. तो वही यहाँ पे है, तो sigma w into I by y, so sigma w zw, so sigma w multiplied by what is zw for the square. So this is BD cube by 12. Let's say if you want to calculate the value of z for the rectangular cross section, so this is the I upon y. So I की वैल्यू कितनी होती है रेक्टेंगल के लिए, दिस इज BD क्यूब बाई 12 एंड y की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, d बाई 2. जो एक्सट्रीम फाइबर होगा कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम फाइबर बिल्कुल ऊपर होगा. सो दैट एक्सट्रीम फाइबर विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ d बाई 2. So if you will solve it, you will get BD square by 6. So the same thing we are getting here. So it means MW is equal to
sigma w multiplied by BD square by 6. Similarly, MS moment of resistance for steel, that would be equal to sigma s into T, here it is T. So, for this beam is this. Now, this is the cross section. So, for this what would be the moment of inertia, that would be T and d क्यूब बाई 12. लेकिन अगर हम z की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, T d स्क्वायर बाई 6 और we are having how much, one here, another here. So, that is multiplied by 2. So, similarly, we can get MW and MS. Now, we know this formula, M is the modular ratio. So, MS is what? MS is equal to M into sigma W multiplied by T d square by 3. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, so टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M कितना हो जाएगा, दोनों का मूवमेंट अगर हम ऐड कर लें, MW प्लस MS. तो यहाँ पे जो पिछले वाले उससे इक्वेशन से आपने यहाँ पे कॉमन कर लीजिए. सो वी विल गेट दिस. सो टोटल मूवमेंट इज हाउ मच, टोटल मूवमेंट इज सिग्मा W मल्टीप्लाइड बाई दिस. तो इसको अगर हम कंपेयर करें, सिग्मा W multiplied by, let's say this is B d square by 6. So, this B is important. So, this B is important. So, it means this is the section modulus of composite beam. तो composite beam कैसे होगा, तो उसकी width कितनी है, composite beam की width कितनी आएगी, B plus 2mt. सो इट का मतलब B हो गया हमारा B प्लस 2mt. तो अगर कंपोजिट बीम बनाना है तो उसकी थिकनेस हो जाएगी हमारी 2 इंटू mt प्लस B. सो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट बीम अगर हमें बनाना है, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लिज्ड बीम इज द सेम एज दैट ऑफ वुडन बीम ऑफ विड्थ इतना. अगर कोई बीम इतना है और उसकी डेप्थ है इतनी और थिकनेस विड्थ इतनी है, तो वो जो बीम की जो स्ट्रेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बीम. सो दिस बीम इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट बीम ऑफ द सेम विड्थ एंड डेप्थ एंड इट इज इंक्रीज बाई m टाइम्स द थिकनेस ऑफ द रीइंफोर्सिंग स्टील प्लेट्स. तो अगर हमें इसके करस्पॉन्डिंग कोई इक्विवेलेंट बीम वुड का बनाना है अगर, तो हमें बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे B है और यहाँ पे m टाइम्स T, इधर वुड बनानी पड़ेगी और इधर वुड बनानी पड़ेगी अगर वुड का बनाना है. तो ये भी वुड हो जाएगा, तो मतलब दिस वुड बी इंक्रीज्ड बाई m टाइम्स एंड दिस वुड बी इंक्रीज्ड बाई m टाइम्स. तब आपको जो बीम बनेगा, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बीम हमको चाहिए सेम स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए. तो उसको अगर हमें स्पेस मैनेजमेंट करना है और कम स्पेस के अंदर यूज़ करना है, देन वी कैन यूज़ दी स्टील प्लेट्स. तो अगर ये 10 भी है फैक्टर, तो इसका मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर की स्टील प्लेट है तो हमको इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ना पड़ेगा और 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ना पड़ेगा अगर ये पूरा का पूरा हमको वुड से बनाना है बीम तो. सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट बीम. अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, उससे थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर होंगी. तो जैसे वो कह रहा है कि ए 200 mm by 300 mm रेक्टेंगुलर वुडन बीम रीइंफोर्स्ड एट टॉप एंड बॉटम. अभी जो राइट साइड में जो डायग्राम है उससे अगर हम देखें तो ये वाला जो है हमारा एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर स्टील लगी हुई है ये वाली. तो ये 300 by 200 का तो ये है. उसके अलावा ऊपर जो स्टील प्लेट लगी हैं वो 200 mm विड्थ है और 12 mm थिकनेस मीन्स डेप्थ हो गई ये वाली, ये 12 mm है. तो टोटल ये कितना हो गया 324 का हो गया. आप जो फ्लिज्ड बीम जो हुआ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एंड वुड आर दिस मच. तो एक 220 दे रखी है और एक 11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वुड और स्टील की. द अलाउबल वर्किंग स्ट्रेसेस फॉर स्टील एंड वुड आर. तो मैक्सिमम जो अलाउबल जो स्ट्रेस है स्टील के लिए वो 115 और ये 9.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस. तो यहीं पे हमको डिज़ाइन करना है. नाउ अब 3 चीज़ें उसने पूछी हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी द वेब थिकनेस ऑफ द इक्विवेलेंट स्टील बीम.
सो लेट्स से वी वांट टू रिप्लेस दिस वुड बाय द स्टील, उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो उसके लिए मॉड्यूलर रेशियो निकाल दीजिए। तो उतने टाइम्स, अगर वुड को स्टील में करना है तो उतने टाइम्स उसको रिड्यूस कर दीजिए, और अगर स्टील को वुड में करना है तो मॉड्यूलर रेशियो के टाइम से उतने मल्टीप्लाई करके उतना बिग उसको कर दीजिए। तो यही इसका है। तो EW/ES ये कितना दे रखा है, 11 दे रखा है ये, और ये 220, तो ये आ गया हमारा जो रेशियो आया वो ये आ गया। इसका मतलब वुड जो है हमारी स्टील के कंपैरिजन में 1/20th टाइम लेस इलास्टिक है। सो इसका मतलब अगर इसका जो थिकनेस है दैट इज हाउ मच 200, तो 200 का 1/20th कर दीजिए आप। सो 1/20 मॉडुलर से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो व्हाट विल यू गेट 10 mm। इसका मतलब जो वेब है वो हमारा 10 mm हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब या तो हम ये वाला यूज़ करें, ये वाला बीम यूज़ करें, और या फिर ये यूज़ कर लें, तो जिसमें हम केवल प्योर स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम स्टील जो है वो 10 mm की हम यूज़ करेंगे तो काम चल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट इज वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। सेकेंड, डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउबल बेंडिंग मूवमेंट फॉर दिस सेक्शन। अब वो आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, आई सेक्शन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग अलाउ स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाएं, तो अगर हम ये देखें कि मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस कितनी है इक्विवेलेंट बीम की, तो उसके लिए वुड का पहले कैलकुलेट करते हैं। तो वुड की है 20 × सिग्मा डब्ल्यू, आप यहाँ पे देखिए, तो 9.2 इज गिवन, मॉडुलर रेशियो इज गिवन, सो दैट इज हाउ मच 184 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे उस बीम की है। बट अलाउबल स्ट्रेस फॉर स्टील कितनी दे रखी है, दैट इज गिवन 115, ये हमको यहाँ पे दे रखी है उसने 115। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमको जो हमारा रेक्टेंगुलर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BD³/12। तो यहाँ पे देखें B कितना है, दिस इज B, दिस इज D, सो BD³/12। अब इसको अगर हम ले लें पूरे को, मतलब आप ये मान लीजिए कि ये ले लिया आपने, तो इसका कितना हो गया 0.2, और ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक देखें अपना, तो ये हो जाएगा 0.3। और अगर पूरा देखना है इस वाले में से, तो ये हो जाएगा 0.324। तो इसका मतलब अगर हम टोटल रेक्टेंगल में से, इतने में से हम इतना माइनस कर दें, इतना इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इतना इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। सो दैट वुड बी इक्वल टू BD³/12 माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि इधर और उधर है 1/12 इंटू 0.095 मीन्स 95। 95 इज़ व्हाट, अगर हम 200 में से इसको देखें, 200 कितना है, ये टोटल 200 है, 10 हटा दीजिए तो कितना हुआ 190, और अगर हाफ इतना लेना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 mm। सो 0.095 मल्टीप्लाइड बाई D³, D कितना है यहाँ पे, इस वाले का कितना है 0.3 है, तो 0.3³, तो बड़े वाले में से इस वाले में से ये घटा दिया हमने, तो क्या बचा हमारा ये आई। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई सेक्शन, इक्विवेलेंट सेक्शन जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन हुआ है उसके लिए हमारा आई इतना आ गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से mx इज इक्वल टू I/I वी हैव कैलकुलेटेड, y वी हैव कैलकुलेटेड, sigma allowable we have been given, so we can calculate the mx. Similarly, now in C point he has asked ki if we are using as a simply supported beam, cross section is this, but we are using this as a simply supported beam of 2 meter. So, what maximum load it can carry? So, that m moment we have calculated. So, we know this is the standard formula for simply supported beam, the maximum bending moment is WL/4. So, put this value here, you can get the value of W.
So, it is very simple, numericals generally come on this. This is the second numerical, very simple, straightforward. So, a composite beam is made up of wood 10 centimeter wide, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और इसका इक्विवेलेंट सेक्शन हमको ये बनाना है. So, reinforced at bottom by a steel plate of 10 centimeter wide, 12 mm thick. यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर ये mm है. Find the neutral axis of the composite beam. If the beam carries a UDL दिया हुआ है, uniformly distributed load over the whole length, length is 4 meter. So, and modular ratio you have been given, that is 20. Modular ratio is given 20 दे रखा है. तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, अगर वुड को रिप्लेस करते हैं स्टील से तो इक्विवेलेंट विड्थ कितनी हो जाएगी स्टील की 0.5 सेंटीमीटर. सो जो 10 सेंटीमीटर था इट विल बिकम नाउ 0.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 0.5 सेंटीमीटर. ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया. लेट y बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लें. इस I सेक्शन, ये जो T सेक्शन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लीजिए. सिंपल रूल है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन, और सिंपल अगर y बार निकालना है तो a1 y1 a2 y2 और टोटल a y बार. तो y बार यहाँ पे है तो टोटल a इधर ही आ गया. सो यू कैन गेट द y bar. You have calculated it is 3.72 centimeter. So, from here somewhere here it would be, so this distance would be 3.72. So, this is the neutral axis, this is the neutral axis. Now, moment of resistance, moment of inertia you can calculate, it is a very simple formula, 1 by 12 BD cube by 12 plus दूसरे ट्राइंगल का इसको शिफ्ट करना है हमको. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करिए यहाँ पे. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिवर्स टी सेक्शन. सो इट विल बिकम दिस. So, likewise you can calculate the moment of inertia. Now, maximum bending moment for simply supported beam, we know if UDL is subjected it is WL by L square by 8. So, you put all these values here, you can get the maximum bending moment here. Now, stress as bottom if you want to calculate. So, from the neutral axis, let us say this is the neutral axis. So, this distance is at the bottom it is 3.72, we have calculated y bar, and 12.48, there it is 12.48. So, you can calculate the stress at the bottom, stress at the top, simple formula, and maximum stress in the timber this. So, likewise you can calculate the maximum stress in the timber. So, this was all about the flitched beam. So, now you understood how to solve the flitched beam. Simple numericals है, बस हम लोगों को ये पता है कि करना है कि मॉड्यूलर रेशियो क्या है. अगर हमें सारी वैल्यूज़ पता है देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट दी और ईजिली एनालाइज दी flitched beam. I hope you enjoyed this lecture. Thank you so much.